ये कैसे पहचाने कि अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कौन सा है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कोई इमरजेंसी सर्जरी तो है नहीं। जी। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप डेंटिस्ट ने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया है। जो है इसको तो एक बार गवर्नमेंट अच्छे से देखे, हम्म। है ना? हाँ। अगर आपका हेयर ट्रांसप्लांट सही से ना हो या किसी अनट्रेन्ड प्रोफेशनल आपका हेयर ट्रांसप्लांट करे तो इससे आपकी मौत भी हो सकती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, एक ऐसी ही खबर आजकल जो है मीडिया में सर्कुलेट हो रही है कानपुर की, जहाँ पर एक इंजीनियर की अच्छे से अनट्रेन्ड प्रोफेशनल ने हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया और जिससे उसके पूरे चेहरे पर स्वेलिंग आ गई और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। आज हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए फिर से है डॉक्टर जागीर, जो कि एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है। तो आज हम इनसे बात करते हैं, हमें सेफ्टी किस किन बातों की रखनी चाहिए जब हेयर ट्रांसप्लांट ये तो हमें कराना हो या प्रोफेशनल करते हो, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसी पर आज हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप। थैंक यू सो मच सर। सर इसी को लेकर के मैं बात करूँ, हालांकि हमने बहुत सारी बातें की है, पॉडकास्ट किया है, लाइव हमने शूट किया है, हर चीज़ को हमने रखा है, लेकिन कहते हैं कि जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है ये कॉस्मेटिक सर्जरी में आता है। लेकिन अगर कॉस्मेटिक सर्जरी के बाद भी डेथ होने लगे तो थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, कोई भी सर्जरी होती है वो अलग अलग लेवल्स की होती है। अगर हम बात करें कि एक सर्जरी ऐसी होती है जो बहुत मिनिमल होती है जी। ओके, और उसको बोलते हैं मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। ओके। और उसके बाद में कुछ अलग अलग सीवियरिटी के हिसाब से अलग अलग सर्जरी होती है। एक सर्जरी होती है जो आईसीयू में होती है, ठीक है। आईसीयू मतलब कह सकते हैं बहुत इंटेंसिव जो है वो सर्जरी होती है, ओके। और उसके बाद में उनको आईसीयू में रखना पड़ता है। जी। तो अलग अलग लेवल होते हैं इसके, है ना। और अलग अलग लेवल के हिसाब से अलग अलग डॉक्टर बांटे गए हैं और उस हिसाब से उनके हिसाब से आपके पास क्या सेटअप होना चाहिए। ओके। पहली बात, डॉक्टर कौन होना चाहिए। जी। सेकंड, आपके पास स्टाफ कैसे होना चाहिए। जी। और उसके बाद में आपके पास में सिस्टम कितना अच्छा होना चाहिए। तो इन जनरल अगर हम बात करूँ, उसको हम बोलते हैं मेडिकल गाइडलाइन बोलते हैं। अगर मैं कहूँगी मुझे लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है किसी से, तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एक सेट गाइडलाइन है कि डॉक्टर की क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, उसके पास में 10 20 50 स्टाफ होना चाहिए, उसके पास में कम से कम इतने ब्लड का स्टॉक होना चाहिए और इस तरह का जो सेटअप होना चाहिए, राइट। तो कॉस्मेटिक जो नाम होता है बहुत ही एक सिंपल वर्ड है, बट अगेन लाइक कॉस्मेटिक सर्जरी में काफ़ी अलग अलग लेवल के होते हैं। जैसे एग्जांपल अगर एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट में बात करूँ तो मेरी एक लिमिट है कि मैं उस लिमिट तक ही सर्जरी कर पाऊंगा, ओके। तो काफ़ी ऐसी सर्जरीज होती है जो जैसे जीएमए होती है, जो कि जनरल एसेसियम होती है, हम नहीं करते वो। जी। दे आर डूइंग द प्लास्टिक सर्जन्स। अच्छा। हाँ, अब अलग अलग लेवल्स है तो मुझे अपनी लिमिट पता है, बिकॉज आई नो दैट दिस इज द काइंड ऑफ सर्जरी एंड आई कैन परफॉर्म। और मेरे बेस्ट ऑफ एफर्ट के साथ में मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने पेशेंट को बिल्कुल सेफ तरीके से उनकी सर्जरी करूँ। और एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट अ केस ऑफ माइंड एंड आई हैव टू ट्रांसफर टू द प्लास्टिक सर्जन। तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले बात आपसे स्टार्ट होने वाली है कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है और आप क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको क्या जो है वो कहा गया कि कौन से ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। जी जी बिल्कुल। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। सेकंड, आपने कितना सेटअप बना रखा है। जैसे मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, अभी सर्जरी जैसे कि हमारे पास में कितना सेटअप होता है, देयर इज़ लाइक फर्स्ट नीड है उसकी, और वहाँ तक मैं काम करने की कोशिश करता हूँ। ओके। हमने ना बहुत सारी, पिछली बार भी जब हमने शूट किया था तो आपने एक खबर हमको दिखाई थी जो स्क्रीन पर, कि डेंटिस्ट ने जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया है। ठीक है, तो कोई एमबीबीएस है वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, मतलब वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होता है, पर आजकल क्योंकि हेयर लॉस इतना हो रहा है तो हर कोई इस चीज़ में कूद रहा है और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर रहा है। तो आपके अनुसार ये कैसे पहचाने कि अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन कौन सा है? इसमें 2-3 बातें हैं। जी। फर्स्ट, अगर हम बात करें कि क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन सा क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन जनरल, तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन नाम का कोई डिग्री नहीं होता किसी का, है ना। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वो होता है जो वास्तव में एक तरह का उनके पास एक मिनिमल डिग्री हो, जैसे कि डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन, और साथ साथ में उन्हें अपना एक स्पेशल इंटरेस्ट हो, जो कि इस फील्ड के अंदर वो अपना ट्रीटमेंट या सर्जिकल पार्ट या अपना एक स्किल डेवलप कर रहा हो। जी। उसको बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। तो जनरली मान के चलेगी प्लास्टिक सर्जन एंड डर्मेटोलॉजिस्ट बोथ। डर्मेटोलॉजिस्ट वो जिसको स्पेशल इंटरेस्ट है, लेकिन हमारे काफ़ी ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते, डॉक्टर्स डर्मेटोलॉजिस्ट भी नहीं करते, वो रेफ़र करते हैं, भाई मैं नहीं करता हूँ, आप कर रहे हो तो मैं आपको रेफ़र करता हूँ। तो इस तरह से फिर होता है। अगर बात करें हम एनएमसी, जो कि नेशनल मेडिकल कमीशन की गाइडलाइन की बात करें, तो उन्होंने अच्छे से गाइडलाइन में बता रखा है कि ये जो है वो इस तरह से आपको डॉक्टर और उनके पास इतनी मिनिमल डिग्री होनी चाहिए। इवन इनफैक्ट आज ही जो है वो एक न्यूज़पेपर को मैं आपको कटिंग दे दूंगा, जी। जी। उसमें अच्छे से लिखा हो गया है कि आपको डॉक्टर के पास में कितना मिनिमल क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कौन कर सकता है इसमें। अब देखिए, बाकी जो डॉक्टर्स कर रहे हैं
मैं उसमें ज़्यादा एग्री नहीं कर पाऊँगा, जी। ठीक है? तो ये मेरे लिए मैं कहूँगा कि ये जो है इसको तो एक बार गवर्नमेंट अच्छे से देखे, है ना? हाँ। ओके। तो जो कानपुर वाली खबर आजकल तो आ रही है और उसमें जिस तरीके से उनके जो फैमिली वाले हैं, जो खबरों में दिखाई दे रहा है कि इतनी ज़्यादा स्वेलिंग आ गई है कि उनकी मृत्यु भी हो गई है। क्या गलतियाँ करते हैं अक्सर के जो अनट्रेन्ड जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की कंडीशंस आ जाती है? देखिए, अभी तो वो तो जो केस है वो इन्वेस्टिगेशंस हो रही है उसमें, जी। ठीक है? और अगर मैं बात करूँ इन जनरल कि अगर मैं किसी भी पेशेंट को मैं कैसे अपने आप को भाई सेफ बनाऊँ जी। कि पेशेंट सेफ होना चाहिए, तो उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं कि सबसे पहला एक अच्छा एग्ज़ामिनेशन होना ज़रूरी है। पूरा एग्ज़ामिनेशन कर देते हैं, भाई ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, ठीक है? सेकंड फिर देखते हैं कि वास्तव में सर्जरी की नीड है या नहीं है। अगर सर्जिकल नीड है तो एग्ज़ामिन के बाद में कुछ इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, सो दैट इन्वेस्टिगेशन वी हैव टू डू इट। जैसे कि ब्लड के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। ओके। फिर आता है कि उनको कोई दूसरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि कोई कोमोर्बिड कंडीशन वगैरह, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोई अदर कोई मेडिकल इलनेस, जैसे कोई कार्डियक इलनेस हो, ठीक है? तो ये वाली चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है और इनका ट्रीटमेंट लिया जाता है और उनसे हम एक बार कह सकते हैं कि क्लीयरेंस लेते हैं उस डॉक्टर से। जैसे कार्डियक डॉक्टर होता है ना, तो कार्डियक डॉक्टर को हम लिख के देते हैं कि आप एक काम कीजिए कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करने का प्लान कर रहे हैं। ओके। आप अपनी दवाई में कुछ चेंज करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अच्छा, ऐसा करते हैं? बिल्कुल, ठीक है? अगर कोई पेशेंट जैसे कि जिसको साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम है, हाँ। तो हम यहाँ से लिख के देते हैं उनको भी, आप हम हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ आप हमें बताइए कि ये उसके लिए ठीक है या नहीं है, या फिर यू वांट टू टेक सम काइंड ऑफ एक्शन। हो सकता है कि कुछ ऐसी दवाई जो ऊपर नीचे करें कुछ करके, ठीक है? और उसके बाद में वो क्लीयरेंस देता है हमें कि हाँ जी, मेरी तरफ से कोई भी ना नहीं है एंड द पेशेंट इज़ फिट फॉर द सर्जरी। तो फिटनेस सर्टिफिकेट हर डॉक्टर से लेना पड़ता है। ओके। हाँ, ठीक है? जब पेशेंट फिट है तब मैं कह सकते हैं ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके, देन हम टाइम देते हैं उनको हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। अब ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट, जैसे एग्जांपल हेयर ट्रांसप्लांट जो भी होता है, तो सारी स्टेप्स वन बाय वन बताई जाती है। जो स्टेप लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसको हम अच्छे से ध्यान रखते हैं उसका, ठीक है? पूरा टीम होता है और ओब्वियसली उसमें रोटी की बात करें तो आपके पास में एक मिनिमल सपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है। ऑल्दो दिस इज़ वेरी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी। मेरे पास किसी ने बोला था कि डॉक्टर ये जो सर्जरी है टर्की में तो ऐसे ही करते हैं लोग हाँ। छोटे से, तो देखा जाए तो किया जा सकता है, बट अगेन आपके पास में अगर अच्छा सिस्टम हो तो अच्छी बात है। यू शुड बी कीप इट, है ना? ऐसा नहीं कि आपको उसमें कुछ कमी रखें। तो एक मिनिमल जो बेस जो होता है इसमें कि भाई आपको इतनी, एक जैसे मैंने बताया गाइडलाइन, तो गाइडलाइन के हिसाब से आपके पास में वो सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। देन वी आर डूइंग द सर्जरी ऑन दैट, और उसका पूरा मॉनिटरिंग होता है। जब तक सर्जरी है तब तक उसका मॉनिटरिंग होता है, और अगर उसको लगता है कुछ चीज़ ऊपर नीचे हो रही है तो फर्स्ट उसको मैनेज किया जाता है। ओके। सो दिस इज़ हाउ दैट वी हैव टू एंश्योर द पेशेंट। और एक बार मेडिसिन लेने के बाद, ठीक है, सर्जरी होने के बाद में क्या होता है कि उसको एक्सप्लेन किया जाता है कि कौन कौन सी मेडिसिन लेना है, कौन सी नहीं लेना है। वो उसको हमेशा थोड़ा कॉन्टेक्ट में रखते हैं। देखिए, मैं हमेशा पेशेंट को ये बोलता हूँ कि आप अभी जा रहे हो यहाँ से सर्जरी करा के, ही इज़ ओके और नॉट। ओब्वियसली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में आधा घंटा 1 घंटा मैं ये रखता हूँ उनको अपने पास में रखता हूँ कि एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। जब वो बिल्कुल ठीक हो जाए तब यहाँ से भेजते हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह सारे एक्सप्लेन करते हैं उनको। पोस्ट केयर में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है या फिर कौन कौन सी तकलीफ हो सकती है उनको, वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। उसको हम बोलते हैं अलार्मिंग साइंस। अलार्मिंग साइंस को पहले हम लिख के बताते हैं कि आपको अगर आपको ये तकलीफ हो रही है, अगर आपको चक्कर आ रहा है, कुछ और तकलीफ हो रही है, लगता है कि स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, कहीं ब्लीडिंग हो रही है, तो सारी चीज़ें कॉन्टेक्ट हमें भी करना है, लेकिन पास वाले कोई भी हॉस्पिटल में जाना आपको, ठीक है? इट्स नॉट लाइक कि कभी कभी होता है पेशेंट दूर होता है और वो डॉक्टर वो सोचते हैं कि मैं मेरा जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया वही डॉक्टर ठीक करने वाला है। ऐसा नहीं होता है। इमरजेंसी जो पार्ट होता है वो नियर बाई डॉक्टर ठीक करता है। मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि अगर किसी स्टेज में लगता है तकलीफ हो रही है आपको, तो प्लीज़ आप नियर बाई हॉस्पिटल में जाइए और अपने आप को सेफ कीजिए, ताकि अर्ली स्टेज में जो भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं ना, उनको ठीक किया जा सके। ओके। किस तरह के इंसानों को जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए? कुछ कोई किनको क्या सिम्टम्स ऐसे अगर हो कि वो उसको अवॉइड करें? राइट। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कोई इमरजेंसी सर्जरी तो है नहीं, जी। ठीक है? आज बाल है, कोई बात नहीं, आज के बाद 10 दिन के बाद भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है आपका। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर आपको कोई भी कंडीशन होती है उसको ठीक कराइए आप, ठीक है? आपको मेंटली एंड फिजिकली फिट होना पड़ेगा। मेंटली भी होना ज़रूरी है। कभी कभी मैंने देखा है इस चीज़ के लिए कि ही इज़ नॉट फिट ऑन दैट पाम, कि उनको डर लगता है बहुत ज़्यादा, ठीक है? या फिर कुछ दूसरी चीज़ें हो सकती है, उसको पता है क्लस्ट्रोफोबिया, उनको लगता है कि मैं ओटी में नहीं जा सकता। तो ये सारी चीज़ें होने का चांसेस रहता है। तो फर्स्ट मेंटली फिट होना ज़रूरी है। सेकंड जो पार्ट होता है कि आप फिजिकल फिट, लगता है कि सारे इन्वेस्टिगेशंस वगैरह हो जाए आपके, और कोई भी कंडीशन होती है इस तरह की, जैसे कि कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस, जैसे कार्डियक कंडीशन हो गया जी। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर आपको हॉस्पिटल सेटअप में करवाना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट, अच्छा। नॉट इन द क्लिनिक सेटअप। जैसे हमारे पास में क्लिनिक सेटअप है जी। तो उसको बोलते हैं हाई रिस्क पेशेंट,
आपकी रिस्क हाई है जी, तो हाँ, आपका हाँ। हेयर ट्रांसप्लांट हम यहाँ नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो हाई रिस्क पेशेंट, अब देखो सारी चीज़, अगर आप किसी ने ये, जैसे मैं कभी भी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक है, जी। मैं ये कहता हूँ कि दिस इज़ अ क्लिनिक, हाँ। और आपका डॉक्टर डिपेंड करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आपको रेफर कर देंगे किसी बड़े हॉस्पिटल में। ओके। ठीक है, तो इसका मतलब आपको इतना कमर्शियल कभी नहीं होना कि भाई आ गया तो करना ही करना है। नहीं करना, इट्स नॉट लाइक दैट, ओके। राइट। और अगर आप मेंटली और फिजिकल फिट है तो डेफिनेटली यू कैन प्लान फॉर द हेयर ट्रांसप्लांट। थर्ड क्या होता है कि ठीक है, अगर आप जो है वो आपको ठीक नहीं लग रहा कोई जी, चीज़, जी। ठीक है, अगर आपको कुछ लगता है कि सम स्मेल इज देयर, देन उस चीज़ को पहले क्लियर कीजिए, है ना। पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए सारी बातें। ओके। तो जैसे आज का ये इंसिडेंस हुआ था, हाँ, वो ये सारी चीज़ें डिस्कस होना ज़रूरी है कि डॉक्टर ऐसा हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। तो क्या होता है कि डेथ का जो पार्ट होता है ना, या फिर किसी भी सीओटी का पार्ट होता है, कॉम्प्लिकेशन पार्ट होता है, वो एकदम नहीं होता है, वो बहुत रेयर होता है। होने के चांसेस कुछ भी हो सकता है मेडिकल में, लेकिन अगर लगता है कि आप एक सीरीज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं ना, ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा होता है, तो इस स्टेज तक पहुँच जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करते करते कार्डियक अरेस्ट हो गया, अच्छा, तो होने के चांसेस रहता है। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया, कभी कोई एलर्जी नहीं हुआ, उसको टेस्ट भी किया, उसे पता नहीं चला, लेकिन ऐसी कुछ एलर्जी रिएक्शंस हो गई जो कि हैंडल नहीं हो पाई, है ना। तो रिस्क फैक्टर तो है, तभी तो डॉक्टर कर रहे हैं। अगर रिस्क जीरो होता है यहाँ पे, तो फिर तो कोई भी कर लेता उसको, है ना। एक कोई केस तो मैं बताऊँ आपको, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, जी। लेकिन वो केस बेसिकली 5000 ग्राफ्ट का था, हाँ। ठीक है। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारी तरफ से क्या सेफ्टी वाला पार्ट होना चाहिए। 5000 या 5500 ग्राफ का था, वो बहुत बड़ी सर्जरी मानी जाएगी, उसको मेगा सर्जरी मानी जाएगी। अब वो 2-3 बजे के आसपास स्टार्ट की गई थी सर्जरी, और वो रात को 12 बजे तक चली, है ना। अब इतनी लंबी चली, तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन, अब सोचिए कि एक स्ट्रेंथ होती है हमारी बॉडी की, है ना, तो वो सारी चीज़ें वीकनेस वगैरह आ गई। अगेन लाइक ट्रोमा भी है, मेंटल ट्रोमा भी है, ठीक है। अब रात को 12-1 बजे पेशेंट कैसे जाएगा, मुझे बता, 10-12 घंटे की सर्जरी के बाद कैसे जाएगा पेशेंट। हाँ, वही बात है। जा रहा है तो उसका कौन सुपरवाइज कर रहा है ना। अगर जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ पे ट्रांसप्लांट स्टार्ट करता हूँ अराउंड 8-9 बजे के आसपास स्टार्ट करता हूँ मैं, 2-3 बजे के आसपास फ्री करने की कोशिश करते हैं, या फिर मैं यहाँ पे 8 बजे तो रहता हूँ। एटलीस्ट मैं ये इंश्योर कर लेता हूँ कि मेरी सर्जरी 6 बजे से पहले पहले खत्म हो जानी चाहिए। ओके। 2 घंटे मेरे पास में मेरे पेशेंट की सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। सो दिस इज़ हाउ आई एम इंश्योरिंग, है ना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं रात को पेशेंट को लूँ मैं, है ना, मैं नेक्स्ट डे ही प्लान ज़्यादा पसंद करूँगा। अच्छा, जैसे जो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं, कराने के वो जस्ट बाद एक मैं आपसे कुछ पॉइंट्स पूछना चाहता हूँ। हाँ, हाँ। सिम्टम्स है कि अगर उन्हें किस तरीके से बिहेवियर में चेंजिंग आए, या उन्हें क्या चेंजिंग उनको आने लगे कि उन्हें तुरंत जो है वो हॉस्पिटल के लिए भागना है, ताकि कानपुर टाइप जैसा इंसिडेंट ना हो। ठीक है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जी। आपको डॉक्टर के साथ में रहना, आसपास रहना है। अच्छा, ठीक है। देखिए क्या होता है कि किसी भी सर्जरी के अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल होता है, जी। पर इन जनरल जैसे सिम्टम्स की बात करें, तो जैसे स्वेलिंग की बात करें, तो स्वेलिंग अगर स्कल पे आती है ना, तो भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि वो एक साइड इफेक्ट नहीं माना जाता है। अच्छा। हाँ, ठीक है, वो दिखने में बड़ा खतरनाक सा दिखता है कि एकदम से आंखें बंद हो गई है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट वेरी सीवियर कंडीशन, ठीक है। लेकिन वो सीवियरिटी को आंकना जरूरी है, उस सीवियरिटी को सुपरवाइज करना जरूरी है। एक स्टेज में लगता है कि नहीं, ये तो चीज़ें ज़्यादा बाहर निकल रही है, देन दिस इज काइंड ऑफ उस पर एक्शन लेना जरूरी होता है। जी, जी, जी। ठीक है। जनरली क्या होता है, जैसे कभी कभार दवाई लेते हैं, दवाई से साइड इफेक्ट होने का चांसेस रहता है, क्योंकि वो डोज फर्स्ट और सेकंड डोज वो हेयर ट्रांसप्लांट के जस्ट बाद में लेते हैं, तो उसकी वजह से रेशेज वगैरह होने का चांसेस होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं इन्फेक्शन का पार्ट। इन्फेक्शन क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल कि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट कोई इन्फेक्शन हो गया, कट लगाया, तो उसकी वजह से ब्लड में इन्फेक्शन होने का चांसेस रहता है, तो वो दूसरे तीसरे चौथे दिन हल्का सा फीवर आता है। अच्छा। हाँ, तो ये फीवर वाला पार्ट आती है, तो मैं बोलता हूँ जनरली एक हल्का फुल्का फीवर हो सकता है बिकॉज ऑफ कटिंग एंड बिकॉज ऑफ सर्जिकल पार्ट, वो हल्का सा होता है। लेकिन लगता है किसी एक स्टेज के बाद में फीवर ज़्यादा हो रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली वो एक सीरियस कंडीशन हो सकती है। ठीक है, उसको हमेशा नॉट सीरियस कंडीशन, बट वो एक कह सकते हैं कि आपका एक पार्ट हो सकता है जहाँ पे आपको अटेंशन देना है। जी। राइट, तो ठीक। ये कुछ होने के चांसेस रहता है। और मेरा मानना है कि हर सर्जिकल पार्ट को इन जनरल, अगर हम कोई सोचे कि भाई ये चीज़ें होगी तो ही मैं जाना चाहूँगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ भी अनइजीनेस लग रहा है कि यू आर नॉट फीलिंग वेल, इसको बोलते हैं ना, जी, नहीं डॉक्टर हाँ। आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो जी। डॉक्टर ये नहीं पूछता कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो आने के बाद पूछता है, अच्छा आई एम नॉट फीलिंग वेल, प्लीज़ कम, आप आ जाइए। ठीक है, तो मेरा कहना मतलब है कि नियर बाई डॉक्टर के पास जाना है, जो भी होता है, ऐसे कुछ कंडीशन बनती है तो, ताकि एक बार एक बेसिक जांच कर ले, और वहाँ पर कह सकते हैं कि आप यहाँ लाइफ सपोर्ट भी है। ठीक है, एक होता है कि ठीक ठाक नहीं लग रहा मुझे, तो ठीक है, एक बार चेक करवा लिया, एवरीथिंग ओके और नॉट,
कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको बोलते हैं सुपरविजन करना, तो आप अपने आप को सुपरवाइज करवा लीजिए, ठीक है। और ऐसा कुछ लगता कि नहीं मैं तो थोड़ा डर लगता है इस चीज़ के लिए, कोई बात नहीं, आप एक दिन हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, एक दिन हो जाइए, 2 दिन हो जाइए, 2 दिन वहाँ रेस्ट कर लीजिए, है ना। हेयर ट्रांसप्लांट इज अ सेकेंडरी पार्ट, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। सो दिस इज हाउ वी आर टू इंश्योर इट। ओके, तो ऐसे क्या तरीके, जैसे मतलब क्या किन चीज़ों से बचना चाहिए ऐसे इंसानों को जिनको हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है, उन्हें अब किन क्या गलतियाँ, क्योंकि अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अनजाने जाने में कुछ भी कर देते हैं जो कि आप अवॉइड करते हैं, तो क्या नहीं करना है उनको? मैं 4 बातें बताना चाहता हूँ। जी इन 4 बातों को बिल्कुल ध्यान रखोगे तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी हद तक सेफ हो जाएगा। जी सबसे पहली बात है कि किस डॉक्टर से करवा रहे हो, डॉक्टर ट्रेंड होना चाहिए, डॉक्टर की डिग्री आप चेक कर लीजिए, जी डर्मेटोलॉजिस्ट एंड प्लास्टिक सर्जन से करवाना है, ठीक है। डॉक्टर से मिलिए, इज कॉन्फिडेंट, ठीक है, देन यू कैन प्लान इट, ओके। वो डॉक्टर जो रेगुलर हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं उस पे पास जाइए, ठीक है। उनके पास पूरी टीम होती है, उनको पता होता है कि मेरा टीम कैसे काम कर रही है, मैं कैसे काम कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई टीम दूसरे से आ जाती है अच्छा ना। जैसे एग्जाम्पल किसी को हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है, तो अगर मैं नहीं करता बट मैंने किसी को हायर कर लिया, जी अब हायर कर रहे हैं तो उसका क्या नेचर है, कैसा है, वो कहना बड़ा मुश्किल हाँ है या नहीं है। राइट राइट। तो ये उन्होंने क्या काम किया होगा, या तो फिर आप सामने खड़े हुई है, तो उसको बोलते हैं हम घोस्ट सर्जरी। आप रहते हैं लेकिन आप नहीं करते, अच्छा ठीक है। तो घोस्ट सर्जरी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगेन आई एम टेलिंग यू कि कोई भी अगर कंडीशन होती है तो अपने उस कंडीशन को ठीक कीजिए, मेडिकल कंडीशन को। थर्ड एक प्रॉपर रेस्ट। आजकल क्या होता है, एक चलन हो गया, और ये काफ़ी एड्स में मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि 1 या 2 दिन रेस्ट कीजिए तो बहुत मिनिमल सर्जरी, 1-2 दिन रेस्ट कीजिए और उसके बाद आप ऑफिस चेंज कर लीजिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 7 डेज तक आपको रेस्ट करना है। 1 वीक ए गुड रेस्ट इज रिक्वायर्ड, ओके। एंड फोर्थ, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा कि हमेशा जो है वो डॉक्टर के आसपास ही रहिए, ठीक है। कोई भी अगर अलार्मिंग साइन होता है तो आप प्लीज उनको अर्ली स्टेज में अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कीजिए। हर स्टेज का, अर्ली स्टेज में हर चीज़ का ठीक होने का चांसेस रहता है, तो डॉक्टर को पता होता है कि बच्चे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस तरह से इन 4 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे ना, तो मान के चलिए कि जनरली ये चीज़ें नहीं होती है, बहुत मिनिमल होती है। अदरवाइज देखो, डेथ या कोई भी चीज़ें ऐसी, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नॉट रिलेवेंट होने का चांसेस हर सर्जरी में होता है। बट ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें मिनिमल कर सकते हैं और मिनिमल कर सकते हैं, है ना। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, देखो इस केस में देखो आप कि जो एक अनट्रेंड डॉक्टर थे जी उन्होंने कराया, अब वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। नहीं, वो जो उनके घर वाले अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे, यार मैं शायद थोड़ा बेटर डॉक्टर के पास में जाते तो ज़्यादा ठीक रहता, या ऐसा मैं थोड़ा और R&D कर लेता कि हेयर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, कौन डॉक्टर करते हैं, क्या करते हैं, क्या मिनिमल सेटअप होता है। हर किसी का एक अधिकार होता है इन जनरल कि डॉक्टर आपके पास सेटअप है या नहीं है। आप आके देख सकते हैं कि हाँ जी, अपनी लाइफ को इंश्योर करने के लिए येस वी हैव एवरीथिंग विद अस, ठीक है। आप जैसे एग्जाम्पल सर्जरी करना कि नहीं डॉक्टर साहब मैं आपकी एक बार OT देखना चाहता हूँ, मोस्ट वेलकम सर। मैं मान के चलिए मैं काफ़ी बार OT दिखाता हूँ, स्टाफ जानते हैं मेरे जी कि सर आप एक बार OT देख लीजिए, हाउ वी आर देयर, हाउ वी आर वर्किंग, ठीक है। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो वास्तव में डॉक्टर के उस टाइम के हाथ में नहीं होती है, ठीक है। और एक हमेशा जैसे हम क्या करते हैं कि नियर बाई हॉस्पिटल से कॉन्टैक्ट रखते हैं, ठीक है। वो नंबर 2 या 3 अलग अलग कॉन्टैक्ट नंबर हमारे हमेशा होते हैं हमारे पास में, और वो सब जगह आप देखना चिपकाए रखें हम, इमरजेंसी नंबर। फटाफट कोई तकलीफ होती है, कोई भी किसी भी नंबर पे कॉल कर सकता है। जो पहले आएगा ना, जैसे कोई तकलीफ हो रही है, जो पहले कह सकते हैं कि एम्बुलेंस आएगी ना, उसमें बिठा के फटाफट हॉस्पिटल में रेफर करते हैं, ओके नाइस, है ना। तो दिस इज़ हाउ वी आर इंश्योरिंग कि भाई ठीक है एटलीस्ट हॉस्पिटल हम पहुंचा दिया उनको, बाकी ये हमारा काम है यहाँ तक, ठीक है। बाकी तो जो तकलीफ होती है ओब्वियसली डॉक्टर की टीम होती है वो करती है। देखिए बाल ज़रूरी है पर इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आपकी जान पर आ पड़े, ठीक है। तो जब भी आप अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे कि डॉक्टर जागीर ने बताया कि डॉक्टर का सेटअप देखिए, डॉक्टर की क्वालिफिकेशन देखिए, उनका अनुभव देखिए कितना है कितना नहीं है, और ये इन कुछ बातों का ध्यान रखिए जो डॉक्टर जागीर जी ने बताया है कि आपको किन किन 4-5 बातों का ध्यान रखना है जब आप कराने के लिए जाए। कैसे इंश्योर करें कि जहाँ पे आप जा रहे हैं वहाँ पे आपकी जान को कोई खतरा तो नहीं है, कहीं कानपुर जैसा इंसिडेंट दोबारा से ना हो जाए। इसीलिए जब भी हेयर ट्रांसप्लांट कराए तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर जागीर, आपका फिर से आने के लिए बहुत सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर टचिंग ऑन दिस टॉपिक। ओके, मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस से कि प्लीज़ अपने आप को टाइम दीजिए आप, ठीक है। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं हमारे इंडिया के अंदर, और काफ़ी अच्छी सर्जरीज करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा आप टाइम दीजिए, अच्छी कॉस्ट भी मिलेगी आपको और अच्छे डॉक्टर भी मिलेंगे। आपका जो सर्च इस तरह से होना चाहिए, कॉस्ट पे बेस्ड सर्च नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपका 1 मिनट लूँगा। हाँ हाँ बिल्कुल, कॉस्ट बेस्ड सर्च नहीं होना चाहिए, आपका क्वालिटी बेस्ड सर्च होना चाहिए।
लाइज क्वालिटी मतलब कि मुझे इस तरह की क्वालिटी चाहिए, वो कहाँ मिल रही है, कम से सबसे कम कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए और ये 2-3 पैरामीटर देखिए डॉक्टर ठीक है या नहीं है, मेरा एवरीथिंग इज़ ओके और नॉट। वहाँ जाने के बाद आपको गुड फील, एक कंफर्टेबल लेवल, कंफर्ट आप हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे हो, राइट, फिर सर्जरी कराइए, है ना। बिल्कुल। राइट सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया थैंक आपका। यू।